जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपका 8वां चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इस चैप्टर में हमने जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर भारत की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उनको हम अच्छे से समझ गए हैं भी, किस प्रकार से वहां आकांक्षाएं उठी और किस प्रकार से वहां सारा सिस्टम है वो शांत कर लिया गया। उसी कड़ी में आज हम दक्षिणी भारत का है वो रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणी भारत का एक प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलन जिसका नाम है द्रविड़ आंदोलन। इस आंदोलन का एक प्रमुख नारा है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। यहाँ के लोगों का ये मानना था भी भारत की राजनीति के अंदर उत्तरी भारत के लोगों का वर्चस्व ज्यादा है, दक्षिण वालों का नहीं है। तो इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों का की ये एक मांग थी भी भारत को दो बड़े भागों में उत्तर और दक्षिण के अंदर बांट दिया जाए। वो अलग बात है भी, इस बात को लेकर उन्हें कोई बड़ा समर्थन है वो नहीं मिला और कुछ ही एरिया तक ये आंदोलन सीमित रह गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्रविड़ आंदोलन के बैकग्राउंड से। तो देखिएगा, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था अलग द्रविड़ देश की मांग, यानी दक्षिण का एक अलग राज्य बनाने की बात। और सबसे बड़ी बात, ये आंदोलन है वो अहिंसक रहा, किसी प्रकार का कोई लड़ाई दंगा इसके अंतर्गत नहीं हुआ और ये सर्वाधिक ताकतवर क्षेत्रीय आंदोलन है। यानी पहला क्षेत्रवाद वाला जो आंदोलन है वो कौन सा है? द्रविड़ आंदोलन है। और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे ई.वी. रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर जो किस नाम से प्रसिद्ध थे इस पर आप गौर कर लीजिएगा, वो है पेरियार। पेरियार के नाम से ये प्रसिद्ध थे और पेरियार ही इस आंदोलन को मुख्यतः संचालित है वो कर रहा था। मैंने कहा भी ये देश को दो भागों में बांटने की बात थी लेकिन समर्थन नहीं मिला, इसलिए ये तमिलनाडु तक ही ये आंदोलन सीमित रह गया। और इसका जो विरोध था, जिन चीजों को लेकर ये विरोध कर रहा था वो था भी ब्राह्मण वर्चस्व का ये आंदोलन विरोधी था और क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर ये जोर देने वाला आंदोलन था। और इनका एक राजनीतिक संगठन था जिसका नाम है द्रविड़ कड़गम। शॉर्टकट बात करूं तो डीके लिख देता हूं, आपको याद भी रह जाए, द्रविड़ कड़गम। और डीके का नेतृत्व कौन कर रहा था? वही बात आ गई, पेरियार इसका नेतृत्व कर रहा था। और पेरियार ने क्या डिमांड की थी? अलग द्रविड़ देश बनाने की बात की थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनका जो साथी था अन्ना दुरे, उनके साथ इनका मतभेद हो गया पेरियार का। तो जो ये इनका राजनीतिक संगठन था डीके, ये टूट गया दो भागों में। एक तो मूल डीके ही रहा यानी द्रविड़ कड़गम रहा और दूसरा एक नया संगठन बन गया डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके। और इस डीएमके का नेतृत्व है वो किसने किया? अन्ना दुरे। अन्ना दुरे की मांग थी भी अलग से राज्य बनाने की मांग थी, जबकि पेरियार की मांग अलग से देश बनाने की थी। यही इनका मतभेद का प्रमुख कारण था। तो द्रविड़ कड़गम और डीएमके अब दो संगठन बन गए। बाद में डीएमके है ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलन है वो आगे चलाता रहा। जब अन्ना दुरे की मृत्यु हो गई तो ये डीएमके भी दो भागों में टूट गया। एक तो वही मूल डीएमके रह गया जो अन्ना दुरे ने ये संगठन बनाया था और दूसरा बन गया एआईडीएमके यानी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अब आप देखते हो भी तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईडीएमके है, इन्हीं का जो वर्चस्व है वो रहता है बारी बारी से, या इन्हीं की सरकार है वो बनती रहती है। चलिए, ये तो आज की बात हो गई। तो डीके था, डीके फिर डीके और डीएमके में टूट गया और डीएमके आगे जाकर डीएमके और एआईडीएमके के अंदर टूट गया। अब बात आती है भी डीएमके की बात करें या द्रविड़ जो आंदोलन था, इनकी प्रमुख मांग क्या थी? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। तो इनकी तीन प्रमुख मांग थी, जिसमें पहले थी एक तो जो एक वहां रेलवे स्टेशन था कल्लाकुड़ी, उस कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन का नाम है वो बदल दिया था और कर दिया था डालमियापुर। तो एक तो इनकी ये मांग थी भी डालमियापुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम दोबारा वही कर दिया जाए जो पहले था। कौन सा? कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन है वो कर दिया जाए। एक तो ये इनकी प्रमुख मांग थी। दूसरा था भी स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर जो सिलेबस है
उसमें तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो दी जानी चाहिए। और तीसरा था भी ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाला जो शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम है इसका ये विरोध कर रहे थे, और साथ में ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के भी ये खिलाफ थे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांग है वो रही। तो इस तरीके से हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संबंध में हमारे सिलेबस में जो जो एरिया की आकांक्षाओं की बात थी वो हमने यहां अब तक सारी समझ ली। तो उसके बाद में एक बहुत ही प्यारा प्रश्न निकल कर आता है, एक बड़ा प्रश्न भी, कि 1980 के बाद भारतीय जो राजनीति है उस भारतीय राजनीति में अलगाववादी आंदोलनों से सीखे गए सबक क्या है। भी ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं से जुड़े हुए आंदोलन हो रहे थे, तो जो अलगाववादी आंदोलन हो रहे थे उनसे हमें क्या सबक सीखने को मिला। तो यहां हम 4 प्रमुख सबकों की बात करें। सबसे पहले तो एक देखिएगा, भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और यहां विभिन्नताएं भी बहुत है, और हमें अच्छे से पता है भी हमारे इस लोकतंत्र के अंदर जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं जो पनपती है ये राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं है। तो भारत सरकार को इससे निपटने की तैयारी हमेशा ही लगातार रखनी होगी। एक बात तो ये क्लियर है भी इस प्रकार के आंदोलन होते रहेंगे और उसके लिए सरकार को हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक तो ये सबक सीखने को मिला। दूसरा ये था भी जब भी किसी क्षेत्र में ये आकांक्षाएं उठती है तो उन्हें दबाना नहीं चाहिए, यानी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके स्थान पर बातचीत का रास्ता है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि बातचीत से किसी रास्ते का हल है वो निकाला जा सकता है। विरोध करने वालों को भी लगेगा भी हाँ भी हमारे साथ है भी कोई बात करने वाला है, तो एक सौहार्द का वातावरण विकसित होता है और वहां टेंशन भी कम होती है। तो दबाने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा सबक हो गया। तीसरे सबक है वो है आर्थिक विकास को लेकर भी पूरे देश का जो आर्थिक विकास है वो संतुलित होना चाहिए। अगर जहां कहीं भी क्षेत्रीय असंतुलन पाया जाएगा वहां पर इस प्रकार की आकांक्षाएं उठना स्वाभाविक है। तो इसलिए हमें देश का विकास करें, उसके लिए जो योजनाएं बनाए वो इस प्रकार की हो भी सभी एरिया का समान रूप से विकास है वो हो सके, ये सीखने को मिला। और चौथा कि विभिन्न जो क्षेत्रीय दल है या कोई विभिन्न क्षेत्रीय जो ग्रुप है उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के अंदर उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। जो सेंटर की सरकार बनती है उसके अंदर उनकी भी वैल्यू होनी चाहिए, उनसे भी कोई डिसीजन कोई बातचीत है वो करनी चाहिए। अगर इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों से कोई बातचीत होगी और वो आपको कोई भी अपने इलाके के लिए कोई सुझाव देते हैं तो राष्ट्रीय जो नीति हम बनाते हैं डेवलपमेंट की उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट है वो करना चाहिए। इससे उनको ये लगेगा भी उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है और उनको अलग होने का भाव भी उनके मन में नहीं आएगा। तो ये 4 प्रमुख सबक मिले हमें। एक तो सरकार को हमेशा तैयार रहना चाहिए इस प्रकार के आंदोलन से। दूसरा है इसको दबाने की बजाय बातचीत का रास्ता। तीसरा है क्षेत्रीय संतुलन की बात करनी चाहिए ताकि कोई नेगेटिविटी किसी के मन में नहीं आए। और सेंटर की राजनीति में क्षेत्रीय लोगों की हिस्सेदारी है वो होनी चाहिए। तो ये 4 प्रमुख बातें आप इन जो आंदोलन हुए उनसे हमें जो सबक मिली उनको अच्छे से दिमाग में रखना है। अब इस चैप्टर के अंतिम 2 बिंदु रह गए बहुत ही शॉर्ट, जिसमें सबसे पहले आता है सिक्किम। सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। सिक्किम कहां है आपको पता है, 2 छोटे देश हैं नेपाल और भूटान, उनके बीच में एक छोटा सा जो राज्य है वो है सिक्किम। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम की अगर बात करें तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था और न ही ये सिक्किम था वो एक पूर्ण संप्रभु राज्य था। क्यों नहीं था पूर्ण संप्रभु राज्य? क्योंकि यहां का जो आंतरिक प्रशासन था
सिक्किम का, वो तो वहां का राजा जो चोग्याल था ये संभालता था, और सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामले जो थे उनकी जो जिम्मेदारी थी वो भारत सरकार के पास थी। तो राजा चोग्याल और भारत सरकार मिलकर वहां के सारे सिस्टम को चला रहे थे। वही बात है, यहां पर भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी, इसको ये राजा चोग्याल नहीं दबा पाए, और यहां पर ज्यादातर जो बहुसंख्यक थे वो नेपाली लोग थे। तो चोग्याल सरकार के विरोधी जो लोग थे, समुदाय थे, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, भी आप हमारी सहायता करें, इस सिस्टम से आप हमारा पिंड छुड़वा दें। तो क्या हुआ, बाद में सिक्किम के अंदर पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए 1974 के अंदर। सिक्किम में पहले लोकतांत्रिक चुनाव कब हुए? 1974 में। और वहां पर सिक्किम कांग्रेस जो पार्टी थी वो चुनाव जीती। सिक्किम कांग्रेस पार्टी है, ये भारत के साथ मिलने को उत्सुक थी भी, अगर ये पार्टी जीतेगी, या उन्होंने कहा लोगों को भी अगर हम जीते तो सिक्किम को भारत में विलय करवा देंगे। तो सिक्किम कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव जीतती है और भारत से ये जुड़ना चाह रही थी। पहले इन्होंने कहा हम भारत का एक सह प्रांत है वो बन जाते हैं, लेकिन बाद में अप्रैल 1975 में भारत ने भी कूटनीतिक काम किया। यहां अप्रैल 1975 में वहां की जो विधानसभा है उसने पूर्ण विलय का प्रस्ताव है वो पास कर दिया। फिर ये पूर्ण विलय के प्रस्ताव को लेकर जनमत संग्रह करवाया, तो जनता ने भी भारत सरकार के साथ भारत के अंदर मिलने की जो विधानसभा का प्रस्ताव था उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो यानी लोगों का समर्थन मिल गया। हालांकि राजा चोग्याल और इसके जो समर्थक थे वो तो विरोध कर रहे थे, लेकिन जनता खुद चाह रही थी भारत के साथ मिलना, तो इसलिए उस विरोध का कुछ भी नहीं बना। और आगे चलकर ये सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बन गया। तो ध्यान रखिए, भारत का 22वां राज्य कौन सा बना? सिक्किम बना। तो समझ गए होंगे, एक छोटी सी स्टोरी है, इसको आप दिमाग में रखिएगा भी किस प्रकार सिक्किम का भारत में विलय हुआ। इसी तरीके से एक अंतिम टॉपिक और है गोवा की आजादी को लेकर, गोवा की मुक्ति को लेकर। देखिएगा, हम अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए, देश आजाद हो गया। लेकिन आपको पता है गोवा, दमन दीव जो थे ये इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के अधीन नहीं थे। यहां पर किसका राज था? एक यूरोपीय देश पुर्तगाल का शासन था, पुर्तगाली शासन था गोवा, दमन और दीव पर। पहले भारत सरकार ने इनसे थोड़ा बहुत बातचीत की, समझाना चाहा पुर्तगालियों को, भैया वो बाकी अंग्रेज भी चले गए आपके भाई बंधु, अब आप भी चले जाओ। लेकिन ये इनको लग रहा था भी हम तो गोवा अपने पास ही रख लेंगे। तो यहाँ की जनता ने इनसे मुक्ति के लिए आंदोलन है वो चलाया, और दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने यहां पर आर्मी भेजी, सेना भेजी, और 2 दिन की कार्रवाई हुई और पुर्तगाली भाई भी जाने को तैयार हो गए। और फिर बात ये चली भी अब गोवा को किस में मिला दिया जाए, भी एक छोटा सा स्टेट है अपना, तो कुछ लोगों का मानना था भी इसे महाराष्ट्र के अंदर मिला दिया जाए। तो महाराष्ट्र में मिलाने का रीजन ये था भी कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा मराठी भाषा बोलते हैं और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, तो क्यों न गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए। कुछ लोग अपने आप को अलग रखना चाह रहे थे, तो भारत सरकार ने फैसला लिया भी ठीक है ये बात जनता पर छोड़ दी जाती है, तो उन्होंने जनमत संग्रह करवाया। तो जनमत संग्रह में ये आंकड़े सामने आए भी ज्यादा लोग हैं वो अलग रहने को कह रहे हैं। तो सबसे पहले गोवा और दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 1987 में फिर गोवा जो यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, तो 1987 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बन गया। तो इस प्रकार आप समझ गए। एक शॉर्ट नोट के रूप में आप ध्यान रखिए भी गोवा को आजादी कैसे मिली, कैसे भारत का हिस्सा हुआ, और सिक्किम कैसे भारत के अंदर विलय हुआ। तो ये था आपका 8वां चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का। इस चैप्टर के सभी बिंदुओं को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप सब इससे लाभान्वित हुए होंगे, और बहुत जल्द
आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इनको लिखना चाहें नोट्स फोरम के अंदर तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी थोड़ा सा टाइम तक है वो ये स्क्रीन पर रहेगा बोर्ड, और उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।